हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एनएचएम एनएम पेपर सॉल्यूशन। जैसा आप सभी को पता है, बिहार में संविदा पे एनएम की वैकेंसी निकल के आई हुई थी। कितनी वैकेंसी? 5,006 वैकेंसी। ठीक है, इसका पेपर हो चुका है और इसकी फाइनल आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। सभी लोगों ने आंसर की भी इसका चेक कर लिया है। तो बिहार में 3 दिनों में पूछे गए थे, जो 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख को जो पेपर पूछे गए थे, उन सभी पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है इसका। ये आज की जो रहने वाली वीडियो नंबर 2 और इसमें हम जो सॉल्व करेंगे 18 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का, 18 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का हमने सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो में 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर भी रिसेंटली हुआ है, तो आप लोग यदि एनएम 5272 यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 के कैंडिडेट हैं और 11 जनवरी को आप पेपर देने जा रहे हैं एनएम 5272 का, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर आपको यहाँ से मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। हम पेपर सॉल्व करेंगे डिटेल व्याख्या सहित। जितने भी प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं, विस्तार पूर्वक व्याख्या सहित हर एक ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बड़ी ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक है, और हो सके तो जो प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन भी करके रखिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कैंची जैसी तीक्ष्ण। अब यहाँ पे तीक्ष्ण का मतलब कि तेज धार वाली। ठीक है, तेज धार वाली औजारों की धार मंद होने से बचाने के लिए कौन सी विसंक्रमण विधि आदर्श है? ठीक है, ऑप्शंस में दिया गया है। अब कुछ लोगों का कमेंट लास्ट वाली वीडियो में आया था कि सर बिहार में भी 5 ऑप्शंस के प्रश्न पूछे गए थे क्या? तो नहीं भैया, बिहार में केवल 4 ही ऑप्शंस पूछे गए थे। हमने जानबूझकर 5 ऑप्शंस यहाँ पे ऐड किया है। क्यों? क्योंकि आप यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको अभी से प्रैक्टिस रहेगी, आदत बनी रहेगी 5 ऑप्शंस के प्रश्न को सॉल्व करने का। तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर सभी लोग देंगे, यदि पता है तो दे सकते हैं, बाकी इंतज़ार करें हमारे उत्तर का। तो कैंची जैसे तीक्ष्ण औजार की धार मंद होने से बचाने के लिए कौन सी विसंक्रमण विधि आदर्श है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? वाष्पदाबी विसंक्रमण। अब वाष्पदाबी नाम आते ही आपके ध्यान में आपके घर में रखे प्रेशर कुकर के तरफ जाना चाहिए कि भैया प्रेशर का कुकर जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो दाब के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका करेक्ट उत्तर वाष्पदाबी। अब ये जो ऑटोक्लेव है वो भी आपके प्रेशर कुकर की ही जैसे ही है, वो भी दाब के सिद्धांत पे काम करता है, वाष्प दाब के सिद्धांत पे ही कार्य करता है ऑटोक्लेव। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर सी हो जाएगा। डिटेल में व्याख्या में समझेंगे। व्याख्या में बोला जा रहा है, व्याख्या आप सभी को जरूर पढ़ना है। इससे क्या है, आपकी पूरी की पूरी थियरी रिवाइज हो जाती है। देखिए, कैंची जैसे तेज धार वाले औजारों को साफ और कीटाणु रहित रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन साथ ही उनकी धार को खराब होने से बचाना भी महत्वपूर्ण है। विसंक्रमण का मतलब है बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक जीवों को मारना। अब देखते हैं विकल्पों को। विकल्प फर्स्ट में बोला जा रहा था केवल अपमार्जक से धोना। तो अपमार्जक यानी डिटर्जेंट से धोना गंदगी हटाता है, लेकिन यह पूरी तरह से कीटाणु नहीं मारता है। साथ ही अगर ज़्यादा रगड़े तो धार खराब हो सकती है, इसलिए विकल्प ए हमने कैंसिल आउट किया। विकल्प सेकंड में बोला गया था कि जल में उबालना। पानी में उबालने से कुछ कीटाणु मरते हैं, लेकिन तेज धार वाले औजारों की धार गर्मी से कुंद हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये भी मेथड नहीं अपनाते हैं, यानी कम तेज हो सकती है, या आदर्श नहीं है, इसलिए विकल्प सेकंड को भी हमने कैंसिल आउट किया था। अच्छा, विकल्प थर्ड आपका करेक्ट उत्तर है। वाष्पदाबी विसंक्रमण यह विधि ऑटोक्लेव मशीन से की जाती है। किससे की जाती है? ऑटोक्लेव मशीन से की जाती है। हमने आपको बताया ना, वाष्पदाबी जहाँ पे लिख के आएगा समझ जाना ऑटोक्लेव की बात हो रही है। ऑटोक्लेव बोले तो आपके घर में रखे प्रेशर कुकर के सिद्धांत पे काम होता है, जहां भाप के दबाव से उच्च तापमान पर कीटाणु मारे जाते हैं। यह तरीका
औजारों की धार को कम नुकसान पहुंचाता है और पूरी तरह से भी संक्रमण करता है, इसलिए यह आदर्श है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। विकल्प 4 में बोला गया केवल साफ पानी से धोना, साफ जल से धोना। सिर्फ पानी से धोने से गंदगी थोड़ी हटती है, लेकिन कीटाणु नहीं मरते हैं। गंदगी थोड़ी हटती है, थोड़ी सी गंदगी हट सकती है, लेकिन कीटाणु नहीं मरते हैं। यह बिल्कुल अपर्याप्त है, इसलिए विकल्प 4 भी आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्ट यहाँ पे 2 लाइन में लिख दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। यह प्रश्न नर्सिंग में स्टेरिलाइजेशन के महत्व को बताता है। एनम को हमेशा सुरक्षित तरीके अपनाने चाहिए ताकि मरीजों को इन्फेक्शन ना हो और औजार लंबे समय तक उपयोगी रहें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि बच्चे में अत्यधिक प्यास लगना, मुख का सूखना, कम मूत्र आना तथा नेत्रों का गंभीर होना किसके लक्षण है? अधिक प्यास लगना, अधिक प्यास लग रहा है, मुख का भी सूखना, मुख भी सूख रहा है, मतलब बार बार मुख सूख बोलते हैं ना, बार बार हमारा मुख सूख रहा है, तो डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि भाई आपको पानी की कमी हो गई है। ठीक है, आपको क्या हो गया है सर? डिहाइड्रेशन हो गया है। तो मुख सूखने के बाद जैसे ही आप बोलते हैं तुरंत डॉक्टर ड्रिप लगा देता है। सबसे पहले आरएल लगाएगा, फिर उसके बाद उसमें अब कुछ एंटीबायोटिक के साथ ही चीज़ें करते हैं। एंटीबायोटिक आरएल, उसके बाद मेट्रोजिल थोड़ा चढ़ाएंगे, उसके बाद डीएनएस चढ़ाएंगे, उसके बाद जो भी एंटीबायोटिक देना होता है वो एंटीबायोटिक देते हैं इंजेक्शन के। तो वो किस लिए देते हैं? जो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट में चली गई है वो रिकवर होने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये लक्षण है, ध्यान में रखना है। कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट भर्ती में पूछेगा कि बताइए डिहाइड्रेशन के निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है डिहाइड्रेशन के लक्षण प्यास लगना, मुख का सूखना, कम मूत्र आना, नेत्रों का गंभीर होना। ये भी आप क्लियर कर लेना। ठीक है, चलिए व्याख्या में बाकी देखेंगे। व्याख्या में बोला जा रहा है कि बच्चों में शरीर में पानी की कमी होना बहुत आम समस्या है, खासकर दस्त या उल्टी होने पर यह लक्षण बताते हैं। अच्छा, बच्चों में क्यों बोला गया? जैसे कि एडल्ट रहता है, ठीक है, एडल्ट रहता है तो भैया उस हर एक चीज़ को समझता है। जैसे उसको लैट्रिन दस्त हुआ तो पहले से ही समझ जाएगा कि भाई लैट्रिन हो रही है, ठीक है, दस्त हो रही है, तो हमें पानी की मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए और तुरंत ही वो अपना नींबू पानी पीना शुरू कर देगा या फिर ओआरएस का पैकेट खरीद कर लेके, क्योंकि समझदार है, मैच्योर आदमी है। अब बच्चे को क्या पता भाई दस्त हो रहा है तो दस्त करता ही जाएगा, उसको क्या समझ में कि हमको पीना है पानी, हमारे बॉडी से पानी लगातार, इलेक्ट्रोलाइट लगातार ख़त्म हो रहे हैं, उसको क्या पता। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि बच्चों में शरीर में पानी की कमी होना बहुत आम समस्या है, इसलिए ये चीज़ बोला गया। क्यों यहाँ पे एडल्ट नहीं लिखा गया कि भैया वयस्क में शरीर में पानी की कमी होना बहुत आम समस्या है? क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि एडल्ट में मैच्योरिटी रहती है, समझ रहती है, अलर्ट हो जाते हैं पहले से ही। ठीक है, इसलिए बच्चों में शरीर में पानी की कमी होना बहुत आम समस्या है, खासकर दस्त या उल्टी होने पर ये लक्षण बताते हैं कि शरीर में तरल पदार्थ कम हो गया है। अब विकल्पों को समझते हैं। विकल्प ए निर्जलीकरण, अत्यधिक प्यास, मुंह सूखना, कम पेशाब आना, आंखें धंस जाना, ये सभी डिहाइड्रेशन के क्लासिक लक्षण हैं। शरीर में पानी कम होने से त्वचा सूखी जाती है, ठीक है, ड्राइनेस हो जाता है, जो स्किन रहता है, आंखें अंदर धंस जाती हैं और बच्चा कमज़ोर महसूस करता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो यह खतरनाक भी हो सकता है। विकल्प सेकंड में जो बोला गया है क्लेफ्ट लिप्स, यानी ये क्लेफ्ट लिप्स क्या रहता है? ये जन्मजात ओठ यहाँ पे फटे रहते हैं। इसके लक्षण ओठों की शारीरिक समस्या से संबंधित है, ना कि प्यास और आँखों से, इसलिए विकल्प सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट विकल्प थर्ड में दिया गया था कि जॉइंडिस यानी पीलिया, जिसमें त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। इसके लक्षण बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि पीला मूत्र या फिर थकान, लेकिन प्यास या कम पेशाब इसमें नहीं होता है। ठीक, इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया था। विकल्प फोर में बताया गया कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, जो आमतौर पर एडल्ट में
होता है। बच्चों में इसके लक्षण सिर दर्द या फिर चक्कर आना हो सकते हैं, ना कि डिहाइड्रेशन जैसे। ठीक है, इसलिए विकल्प 4 भी हमारा गलत हो गया था। अब देखिए एएनएम को क्या करना चाहिए इसमें। एएनएम को ऐसे लक्षण देखते ही बच्चे को ओआरएस ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह बचाव बहुत ही आसान है, जैसे समय समय पर पानी पिलाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि कंगारू मदर केयर का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से क्या है। केएमसी का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए शिशु को उष्माचित इंक्यूबेटर में रखना। बिल्कुल गलत बोल रहा है। 7 दिन की आयु तक शिशु को माँ से पृथक कक्ष में रखना, ये भी गलत बोल रहा है, विपरीत बोल रहा है। ठीक है, शिशु को माँ के साथ त्वचा से त्वचा संपर्क बनाए रखना, हाँ जी यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जन्म के तुरंत बाद बोतल से दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, मदर केयर से ये यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिटेल व्याख्या हम देखेंगे। केएमसी एक सरल और प्रभावी तरीका है नवजात शिशुओं खासकर समय से पहले जन्मे प्री टर्म बच्चों की देखभाल के लिए, और जिनके वजन, अब भाई ये प्री टर्म है तो जाहिर सी बात है वेट कम ही रहेगा। यह माँ और बच्चे के बीच बॉन्डिंग को बढ़ाता है। केएमसी क्या करता है, माँ और बच्चे के बीच बॉन्डिंग को बढ़ाता है। अब विकल्प को हम चेक करेंगे। विकल्प फर्स्ट बोला जा रहा है कि इंक्यूबेटर में रखना इंक्यूबेटर में गर्मी देता है, लेकिन केएमसी का मुख्य हिस्सा नहीं है। केएमसी प्राकृतिक तरीके से माँ की गर्मी का उपयोग करता है। विकल्प सेकंड, इसलिए विकल्प फर्स्ट गलत है। विकल्प सेकंड बोला जा रहा है कि माँ से अलग रखना, यह बिल्कुल उल्टा है, विपरीत वो है। ठीक है, केएमसी में माँ और बच्चे को साथ रखना जरूरी है, अलग नहीं। ठीक है, इसलिए विकल्प सेकंड हमारा गलत हुआ था। विकल्प थर्ड देखेंगे। विकल्प थर्ड बोला जा रहा है कि त्वचा से त्वचा संपर्क, हाँ यही तो हमारा करेक्ट उत्तर है। यह केएमसी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बच्चे को माँ की छाती पर रखा जाता है, जैसे कंगारू अपने बच्चे को थैली में रखता है। इससे बच्चे का तापमान स्थिर रहता है, सांस बेहतर होती है और स्तनपान बढ़ता है। WHO भी इसे, देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या लिख दिया गया भाई, रिकमेंडेड होना चाहिए, रिकमेंड करता है, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, रिकमेंड करता है। ठीक है, विकल्प 4 तो बोतल से दूध पिलाना, ये भी गलत हो जाएगा। केएमसी में स्तनपान को प्रोत्साहित किया जाता है, बोतल नहीं, क्योंकि बोतल से इन्फेक्शन का खतरा होता है, इसलिए विकल्प 4 भी हमारा गलत था। 2 लाइन में फैक्ट देखेंगे केएमसी के बारे में। एएनएम को गर्भवती महिलाओं को केएमसी के बारे में बताना चाहिए। यह कम खर्चीला है और अस्पताल में भी इस्तेमाल होता है। चलिए भूमिका वाली बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, एएनएम की भूमिका केएमसी के संदर्भ में केवल 2 लाइनों में हमने देखा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। किशोरियों में मासिक कालीन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में एएनएम को निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उत्तरदायित्व है। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। अच्छा, मैंने एक आपको ट्रिक भी बताया है क्या, कि जैसे कि एएनएम का क्या भूमिका है, एएनएम का क्या उत्तरदायित्व है, एएनएम क्या शिक्षा देंगी, एएनएम किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करेंगी। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप सीधा ऑप्शंस की ओर जाना, जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे वो करेक्ट उत्तर आपको मान लेना है। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ, मुझे बस बड़ा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है। हम जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, क्रॉस करेंगे, अभी इनमें से सबसे बड़ा हमारा यही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यही होना चाहिए। हम पढ़ नहीं रहे हैं बस यहीं पे, क्योंकि हमने यहाँ से पकड़ा है कि एएनएम की भूमिका, एएनएम की उत्तरदायित्व, एएनएम का कर्तव्य, फिर एएनएम के संदर्भ में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं लगभग उसके उत्तर जो रहते हैं, बाकी सही उत्तर जो रहते हैं बाकी विकल्पों से बड़ा बनाया जाता है। ये खुद का अनुभव है। जैसे आपको उत्तर नहीं पता है, तुक्का मारें, तो ये आइडिया आप वहाँ पे लागू कर सकते हो। तो देखिए विकल्प 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए किशोरियाँ 10 से 19 साल की लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होने पर कई समस्याएं आती हैं, जैसे कि सर दर्द, अनियमितता या इन्फेक्शन। एएनएम का काम समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देना। विकल्प को अब समझेंगे। पहला विकल्प बोला जा रहा है कि हार्मोनल चिकित्सा परामर्श है। एएनएम डॉक्टर नहीं है, ध्यान में रखना, एएनएम एक डॉक्टर नहीं होती है, डॉक्टरी नहीं करनी होती है, वह सिर्फ बेसिक सलाह दे सकती हैं। हार्मोनल दवाएं डॉक्टर की देखरेख में दी जाती हैं, इसलिए विकल्प
फर्स्ट हमारा गलत हो जाता है। विकल्प सेकंड में जो बोला गया कि शारीरिक गतिविधि सीमित करना, यह गलत धारणा है भैया। पीरियड के दौरान हल्की एक्सरसाइज फ़ायदेमंद होती है, जैसे वॉकिंग, जो दर्द को कम करती है। इसलिए विकल्प सेकंड भी हमारा गलत हो जाता है। विकल्प थर्ड, गर्भ निरोधक गोलियां वितरण, यह सभी के लिए नहीं, सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए और डॉक्टर की सलाह से किशोरियों में बिना सोचे वितरण गलत है। ठीक है, इसलिए हमारा विकल्प थर्ड भी गलत हो जाता है। विकल्प फोर्थ, जागरूकता सत्र आयोजित करना, यही करेक्ट है। यह एएनएम का मुख्य काम है। वह स्कूलों या फिर गाँवों में सेशन लेकर साफ सफाई, पैड इस्तेमाल, पोषण और मिथक जो हैं, ठीक है, पीरियड्स जैसे कि पीरियड में ना नहाना के बारे में बताती हैं। इससे एनीमिया जैसी समस्याएं कम होती है। इसलिए हमारा ये आपका फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। अभी देखिए 2 लाइन हम यहाँ पे समझेंगे। एएनएम सरकारी कार्यक्रम जैसे कि आरकेएसके होना चाहिए। आरकेएसके है, ठीक है, हाँ, आरकेएसके राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत यह करती हैं। जागरूकता से लड़कियां स्वस्थ रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का उपागम नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो संप्रेषण का उपागम मतलब भाग नहीं है। संप्रेषण का भाग, संप्रेषण मतलब संचार, ठीक है, संचार का भाग नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कि विजुअल मेथड मतलब दृश्य साधन, ये तो है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी किसी चीज़ को आप संचार दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर संचार के माध्यम से किसी जानकारी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि प्रदर्शनी हुआ, ठीक है। अब प्रदर्शनी एक प्रकार का आपका क्या है, संचार के माध्यम से आप उस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को संचारित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, जागरूक कर रहे हैं। तो संप्रेषण का मतलब अब आपके सब्जेक्ट में एक है ही, ठीक है, ये एक क्या है, टॉपिक है, एक टॉपिक है आपका। संप्रेषण एक चैप्टर है, तो इसको पूरा आप लोग पढ़ लेना, कम्युनिकेशन में है। तो ये है, टेलीपैथी नहीं है, मौखिक भी है, लिखित भी है। तो संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन का मतलब होता है विचार, भावनाओं या फिर जानकारी को आदान प्रदान या फिर विभिन्न तरीकों से होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक नहीं है। विकल्प देखेंगे अब हम। विकल्प फर्स्ट बोल रहा है कि दृश्य साधन जैसे कि चित्र हुआ, वीडियो हुआ, या फिर साइन लैंग्वेज, यह क्या है, संप्रेषण का एक प्रमुख तरीका है, खासकर स्वास्थ्य शिक्षा में पोस्टर से, ठीक है, पोस्टर के माध्यम से भी देते हैं ना। अब दूसरा ऑप्शन है कि टेलीपैथी, यह विचारों को बिना बोले या लिखे पढ़ना है, जैसे मानसिक शक्ति से, यह विज्ञान में सिद्ध नहीं है और काल्पनिक है, इसलिए यह संप्रेषण का उपागम नहीं माना जाता है, भाग नहीं माना जाता है, ठीक है। इसलिए हमने विकल्प सेकंड को कैंसिल आउट किया है, ठीक है। विकल्प थर्ड, मौखिक, हाँ, बोलकर बात करना, जैसे डॉक्टर से मरीज को सलाह देना, यह सबसे आम है, ठीक है, इसलिए हमारा ये भी है, ठीक है, संप्रेषण का उपागम है ये भी, ठीक है। उसके विकल्प 4 लिखित, हाँ, ये भी है, लिख का, जैसे कि रिपोर्ट या मैसेज या फिर स्थायी रिकॉर्ड रखता है, यह स्थायी रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। विकल्प 5 में इनमें से कोई नहीं, ये आपका होगा नहीं, क्योंकि विकल्प सेकंड जब हमारा गलत है तो बाकी सही है, इसलिए यह नहीं होगा, विकल्प 5 नहीं होगा। अच्छा, एएनएम को अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए ताकि मरीज को सही जानकारी दे सकें। टेलीपैथी जैसी चीज़ें फिल्में में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु के शरीर का तापमान मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो भैया के एम सी कहाँ पे है, के एम सी का मतलब क्या होता है, त्वचा से त्वचा संपर्क को बढ़ावा दें, ठीक है। शिशु को अच्छी तरह से ड्राई करें और माँ के साथ त्वचा के संपर्क को बढ़ावा दें। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्याख्या में हम समझेंगे, नवजात शिशु न्यू बॉर्न बेबी जन्म के समय बहुत ही क्या होता है, नाजुक होता है। उसका शरीर का तापमान तेज़ी से गिर सकता है क्योंकि वह गर्भ में माँ की गर्मी से बाहर आता है। इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, जो खतरनाक है। सबसे अच्छा तरीका प्राकृतिक और सरल है। अब विकल्प देखेंगे। विकल्प फर्स्ट, पंखे के नीचे रखें, यह गलत है भैया। क्यों? क्योंकि पंखा या फिर ठंडी हवा से बच्चे का तापमान और कम हो जाएगा। बच्चे को गर्म जगह पर रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट विकल्प सेकंड में जो बोला गया था, निरावरण रखें। निरावरण क्या होता है भैया, निरावरण यानी बिना कपड़े के रखना, रंग देखने के लिए थोड़ी देर
ठीक है, लेकिन लंबे समय तक नहीं, क्योंकि इससे ठंड लग सकती है। विकल्प थर्ड, तुरंत गर्म जल से नहाएं। जन्म के बाद नहलाना गलत है, इससे बच्चे का तापमान गिर सकता है। WHO कहता है कि कम से कम 6 से या फिर 24 घंटे बाद नहलाएं। विकल्प फोर्थ आपका करेक्ट। देखिए, अच्छी तरह ड्राई करें और त्वचा से त्वचा संपर्क, यह सबसे अच्छा है। जन्म के बाद बच्चे को साफ कपड़े से अच्छे से पोंछें, ड्राई करें, फिर माँ की छाती पर स्किन टू स्किन कांटेक्ट। माँ की बॉडी हीट बच्चे को गर्म रखती है। यह कंगारू मदर केयर का हिस्सा है, और सांस, दिल की धड़कन भी स्थिर रहता है। इसलिए हमारा विकल्प 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एनम को डिलीवरी के समय यही सिखाना चाहिए। यह तरीका मुफ्त है, आसान है और बच्चे की जान बचा सकता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्वास्थ्य शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे जदिस्ता। जदिस्ता जदिस्ता क्या भैया, हमको नया वर्ड लग रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, यही नहीं है स्वास्थ्य शिक्षा का यही सिद्धांत नहीं है। बाकी सहभागिता के बारे में हमको पता है, पुनरावृत्ति के बारे में पता है, प्रवलन के बारे में पता है, और यहाँ पे हाँ जदिस्ता आपका यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है। स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जानकारी और आदतें सिखाती है। इसके कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो इसे प्रभावी बनाते हैं। अब विकल्प को हम समझेंगे। विकल्प फर्स्ट में बोला गया है जदिस्ता। जदिस्ता यह शब्द स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में नहीं आता है। जदिस्ता का मतलब स्पष्ट नहीं है और यह कोई मान्यता प्राप्त सिद्धांत नहीं है। विकल्प इसलिए हमारा फर्स्ट गलत है। विकल्प सेकंड सहभागिता है भैया, ये हेल्थ एजुकेशन का हिस्सा है। ठीक है, सहभागिता यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लोगों को खुद शामिल करें। ठीक है, जैसे ग्रुप डिस्कशन, ताकि खुद सीखें और मानें। विकल्प थर्ड आपका पुनरावृत्ति, मतलब जो रिपीट आप कर रहे हैं, यानी बार बार दोहराना। एक बार बताने से लोग भूल जाते हैं, इसलिए दोहराना जरूरी होता है। तो ये भी हेल्थ एजुकेशन का सिद्धांत है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत है। विकल्प आपका फोर्थ जो है प्रबलन, मतलब कि प्रबलन का मतलब होता है कि री इन्फॉर्मेंट, यानी अच्छे व्यवहार को पुरस्कार या फिर प्रोत्साहन देना, ताकि लोग उसे जारी रखें। जैसे टीका लगवाने पर तारीफ करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। री इन्फॉर्मेशन, अब जैसे कि हम क्या है, अगर आपका अच्छा स्कोर आता है टेस्ट में, तो हम क्या बोलते हैं कि हम आपको पुरस्कार देंगे। तो हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ताकि आप बार बार टेस्ट को दें, पढ़ें। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, री इन्फॉर्मेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट, ध्यान में रखना है रीइंफोर्समेंट के बारे में। अब हिंदी वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट, प्रबलन, देखिए कितना डिफिकल्ट है, प्रबलन। अब यहाँ पे देखेंगे, एनम स्वास्थ्य शिक्षा देते समय सहभागिता, पुनरावृत्ति और प्रोत्साहन का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी में माताओं के साथ बातचीत करके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 पूछा जा रहा है कि समुदाय आधारित टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। समुदाय आधारित टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। बड़ा ऑप्शंस की ओर जाएंगे। सबसे बड़ा ऑप्शन कहाँ पे है, सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, टीका अनिवार्य रोगों की रोकथाम करना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, बी करेक्ट है। समुदाय आधारित टीकाकरण कार्यक्रम, समुदाय आधारित टीकाकरण कार्यक्रम जैसे कि भारत का UIP, ठीक है, यह क्या करता है, गांव-गांव में बच्चों को टीके लगवाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बीमारियों से बचाव। अब विकल्प की ओर देखेंगे। पहला विकल्प बोल रहा है कि जन्म दर कम करना। जन्म दर परिवार को नियोजन से कम होती है, टीकाकरण से नहीं। ठीक है, इसलिए विकल्प फर्स्ट हमारा गलत है। विकल्प सेकंड बोला जा रहा है कि टीका अनिवार्य रोगों की रोकथाम, सही है। पोलियो, खसरा, TB, हेपेटाइटिस जैसे रोगों को रोकना मुख्य लक्ष्य है। इससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं और मौतें कम होती हैं, इसलिए हमारा विकल्प सेकंड करेक्ट हो जाएगा। निःशुल्क शल्य चिकित्सा गलत है भैया, सर्जरी का टीकाकरण से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, प्रश्न विकल्प फोर्थ देखिए, अस्पताल में प्रवेश बढ़ाना, उल्टा, ये उल्टा बोल रहा है। टीकाकरण से बीमारियां कम होती है, इसलिए अस्पताल जाना कम पड़ता है। भैया जब बीमारी कम होगी तो लोग अस्पताल में कम ही जाएंगे ना। तो ये बोला है कि अस्पताल में
प्रवेश बढ़ाना, मतलब अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ाना। टीका लगाने से अस्पताल में मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है? अब लोग नहीं सर, अस्पताल में मरीजों की संख्या कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टीका लग रहा है तो इंसान को बीमारी नहीं हो रही है, बीमारी से पहले ही टीकाकरण लग जा रहा है। जब बीमारी नहीं हो रही तो अस्पताल में क्या टाइम पास करने आएगा, टीवी देखने आएगा, या फिर गपशप करने आएगा? देखिए, एएनएम टीकाकरण सेशन आयोजित करती हैं और माताओं को समझाती हैं कि टीके से बच्चे सुरक्षित रहते हैं। भारत में पोलियो खत्म हो गया इसी कार्यक्रम से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के लिए कैलोरी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? अच्छा, इसका करेक्ट उत्तर आप यहाँ पे शिशु हो जाएगा। ठीक है, शरीर को ऊर्जा के लिए कैलोरी चाहिए। शरीर को ऊर्जा के लिए क्या चाहिए सर? कैलोरी चाहिए। यह ज़रूरत उम्र के हिसाब से बदलती है। प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा तेज बढ़ते बच्चों को पड़ती है। सबसे ज़्यादा तेज बढ़ते बच्चों को पड़ती है। ठीक है, प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तेज बच्चों को पड़ती है। विकल्प को समझेंगे। विकल्प फर्स्ट बोला जा रहा है कि वयोवृद्ध, मतलब बुजुर्गों में देखिए मेटाबॉलिज्म जो रहता है ये धीमा होता है, इसलिए कम कैलोरी चाहिए, लगभग 25 से 30 कैलोरी प्रति केजी। ठीक है, 25 से 30 किलो कैलोरी प्रति केजी। अब वहीं पे विकल्प सेकंड, शिशु, नवजात और छोटे शिशुओं में जो 0 से 1 साल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लगभग 100 से लेकर 120 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति किलोग्राम की बात कर रहे हैं। आप पर डे मत समझ लेना। ठीक है, आप लोग समझते नहीं हो, फिर सोचते हो कि सर ने गलत पढ़ा दिया। तो 100 से 120 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से प्रतिदिन, क्योंकि वे तेज़ी से बढ़ते हैं, दिमाग विकसित होता है और शरीर गर्म रखने में ज़्यादा ऊर्जा लगती है। विकल्प थर्ड में बोल रहा है कि किशोर, अब ग्रोथ स्पट में ज़्यादा होती है, ग्रोथ स्पट में ज़्यादा होती है 40 से 50 kcal प्रति केजी, लेकिन शिशु से कम। विकल्प 4 एडल्ट, समान एडल्ट को 30 से 40 किलो कैलोरी प्रति केजी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे एएनएम को माताओं को बताना चाहिए कि शिशुओं को स्तनपान से भरपूर कैलोरी मिलती है। कम वजन वाले शिशुओं में कुपोषण का खतरा ज़्यादा रहता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने में महत्वपूर्ण चरण नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्काल आक्षेपों को क्रियान्वित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, अच्छा, और व्याख्या में पढ़ेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करना मतलब गांव या फिर इलाके की स्वास्थ्य समस्याओं को समझना और प्लान बनाना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं। विकल्प को देखेंगे भैया, विकल्प फर्स्ट में बोला जा रहा है कि प्राथमिकता देना। ठीक है, ज़रूरी है, सभी समस्याएं एक साथ नहीं सुलझाई जा सकती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण को पहले चुनिए। ये तो सही हो जाएगा, ये तो है। ठीक है, हमसे प्रश्न पूछा गया था कौन सा नहीं है। ठीक है, अब देखिए विकल्प सेकंड में बोला जा रहा है कि तत्काल आक्षेपों को क्रियान्वित करना। आक्षेप शब्द यहाँ गलत लग रहा है, शायद आपत्तियों या फिर कार्यों का मतलब हो, लेकिन आकलन के चरणों में तत्काल कोई एक्शन लागू करना नहीं होता है। आकलन पहले पूरा होता है, फिर प्लानिंग, फिर उसके बाद क्रियान्वयन। ठीक है, अलग स्टेप है, यह आकलन का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प गलत हुआ है। ठीक है, यही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ये व्याख्या फिर से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। थर्ड विकल्प में बोला जा रहा है कि डेटा एकत्र और विश्लेषण सबसे बेसिक स्टेप सर्वे रिकॉर्ड देखकर समझना जरूरी है। ठीक है, ये तो है। ठीक है, और फोर्थ में संसाधनों की पहचान, ये भी है। हाँ, क्या डॉक्टर, आंगनवाड़ी, पानी आदि उपलब्ध है, यह जानना जरूरी है। ठीक है, तो सब कुछ हमसे यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा था, नहीं पूछा था ना, महत्वपूर्ण चरण नहीं है। महत्वपूर्ण चरण आपका यही हो जाएगा कि तत्काल आक्षेपों को क्रियान्वित करना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पूछा जा रहा है कि ब्लड टेस्ट में जो टीसी लिखा जाता है इसका क्या अर्थ है? तो टीसी का मतलब होता है टोटल काउंट। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में कैसे दिया है, थायराइड काउंट, मतलब कंफ्यूज करने के लिए, टिपिकल काउंट। ठीक है, सब टोटल काउंट, तो यहाँ पे टोटल काउंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्लड टेस्ट
में कई पैरामीटर होते हैं। टीसी का मतलब होता है टोटल काउंट, यानी कुल श्वेत रक्त कोशिका काउंट। वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी की संख्या, इसे टोटल, मैंने आपको बताया था ना, क्या बोलते हैं, टीएलसी बोलते हैं। टोटल लिकोसाइड काउंट भी कहते हैं। समान मान कितना रहता है सर, 4000 से लेकर 11000 प्रति माइक्रोलीटर होता है। डेंगू जिनको हो जाता है ना, डेंगू पॉजिटिव हो जाता है, तो ये क्या करता है, पहले बहुत तेज़ी के साथ टूटता है। टीएलसी बहुत तेज़ी के साथ टूटेगा। अब ये टीएलसी 3000 4000 के पास आ जाएगी ना, तब प्लेटलेट्स की संख्या भी बहुत तेज़ी के साथ टूटने लगती है। एंटीबायोटिक जब भी लगते हैं, एंटीबायोटिक जब लगना शुरू होगा, ठीक है, एंटीबायोटिक जैसे ही बॉडी में लगना शुरू होगा तो ये फिर टीएलसी बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। टीएलसी दो ही केसों में बढ़ता है। टीएलसी जब बहुत ही तेज़ी के साथ बॉडी में इन्फेक्शन होगा। अच्छा, टीएलसी एक प्रकार से क्या है, एक सैनिक का काम करता है। ये हमारे बॉडी में क्या है सर, एक सैनिक है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से, ताकि कुछ ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि कभी डिबेट हो, बहस हो, कोई ज्ञान बैठकर देने लगता है ना, जैसे कि आप बैठे रहो तो वहाँ पे जो कम ही लोग पढ़े लिखे रहते हैं, जिनको पता भी नहीं रहता, वो ज्ञान देने लगते हैं, आप ही को समझाने लगेंगे, तो आप उनको बता सको, उन्हीं के शब्दों में बता सको, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो टीएलसी क्या है, एक सैनिक है, हमारे बॉडी में एक सैनिक है। अब जैसे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन मतलब कि कोई बाहरी इंसान आ रहा है, ठीक है, बाहरी इंसान आ रहा है हमारे बॉडी में, तो ये जो हमारे सैनिक रहते हैं, ठीक है, ये रक्षा करने के लिए रहते हैं सैनिक। अब इनको देखेंगे, बोलेंगे कि भाई ये सब क्या है, ये हमें हमला मारने के लिए आ गए हैं, तो ये सैनिक जो हैं अपनी थोड़ी बहुत संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे इनको हराने के लिए। इनको हराने के लिए जो बाहरी से आए हुए हैं लोग, ठीक है, बाहरी से जो लोग आए हुए हैं, इनको हराने के लिए अपनी संख्या ये बढ़ाएंगे, इनसे लड़ने के लिए, ताकि इनको हरा सकें। तो मतलब इन्फेक्शन हुआ, बाहरी चीज़ें आई, ठीक है, बाहरी चीज़ें आई, तो टीएलसी क्या है, सैनिक है, टीएलसी की संख्या बढ़ेगी। टीएलसी की संख्या बढ़ेगी क्यों, क्योंकि इनको हराने के लिए अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अब इन केस क्या होता है, जैसे कि इंसान को बहुत हावी हो जाता है बीमारी, ठीक है, बोलते हैं बहुत ज़्यादा टीएलसी बढ़ गई है, अब इन्फेक्शन बहुत तगड़ा है, इंसान नहीं बचेगा, तो मतलब ये सैनिक इतनी संख्या अपनी बढ़ा लेते हैं, इतनी संख्या बढ़ा लेते हैं, क्षमता से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और इन जो इन्फेक्शन हुआ है, इन चीज़ को तब भी मारकर गिरा नहीं पाते हैं, जो बाहरी से आए हुए हैं इनको तब भी हरा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, इंसान की तबीयत और ख़राब होती चली जाती है। अच्छा, अब आपने बता दिया इन्फेक्शन में टीएलसी की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, टीएलसी की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बॉडी में जब कोई एंटीबायोटिक भी आता है, बॉडी में कोई बाहरी तरफ से एंटीबायोटिक आता है, एंटीबायोटिक आने के बाद टीएलसी सर क्यों बढ़ती है एक बार, टीएलसी एक बार इसलिए बढ़ती है, जैसे ही बाहरी पदार्थ ये आए हमारे शरीर में, तो ये टीएलसी समझ नहीं पाता है कि भैया ये हमारे लिए लाभदायक है, मतलब ये हमको मारने वाले हैं या फिर हमको बचाने वाले हैं, या फिर हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएं, तो ये समझ नहीं पाते हैं, एक बार ये समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, एक बार ये समझ नहीं पाते हैं, तब भी एक बार संख्या बढ़ेगी इनकी टीएलसी की। जब इनको समझ में आएगा कि नहीं, ये हमें नुकसान नहीं करेंगे, ये हमें हमारी बॉडी को कोई खतरा नहीं देंगे, तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। हमने आपको बताया कि टीएलसी दोनों ही कंडीशन में बढ़ता है। जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो टीएलसी बढ़ जाएगा, जब एंटीबायोटिक आप देंगे तब भी टीएलसी बढ़ जाएगा। अच्छा, डेंगू केस में क्या होता है सर, डेंगू केस में जैसे कि टीएलसी हमारी बहुत ही लो होती चली जाती है, ठीक है, 4000 से नीचे आने लगती है, 4000 से नीचे आने लगती है, तो टीएलसी जब बढ़ेगा तभी प्लेटलेट्स बढ़ेगा, टीएलसी अगर नहीं बढ़ेगा तो प्लेटलेट्स जल्दी नहीं बढ़ सकता है। तो बाहरी जब हमने एंटीबायोटिक दिया बॉडी को, टीएलसी की संख्या बढ़ी, टीएलसी की संख्या बढ़ते ही हमारा प्लेटलेट्स भी बढ़ जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब टीएलसी को समझ में आता है कि भैया जो हमने एंटीबायोटिक बाहरी रूप से दिया अपने शरीर को, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, हमारे शरीर को कोई नुकसान खतरा नहीं करने वाला है, फिर टीएलसी नॉर्मल हो जाएगी, प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाकर ये खुद नॉर्मल हो जाएगी, फिर बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से हमारा शरीर काम करने लगता है, सारे अंग, ठीक है। कहते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, तो ये ध्यान में रखना है, डायरेक्ट आपसे कभी पूछ लेगा नॉर्मल रेंज कितना रहता है, 4000 से लेकर 11000 प्रति माइक्रोलीटर होता है। अब विकल्प फर्स्ट में बोल रहा है कि थायराइड, ये थायराइड टेस्ट में THS T3 T4 आते हैं, TC थायराइड से संबंधित नहीं होता है।
उसके बाद आपका टिपिकल काउंट, इसमें ऐसा कोई मेडिकल टर्म बना ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारा विकल्प सेकंड भी गलत है। विकल्प थर्ड बोल रहा है कि ट्राई ग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल में आता है, जैसे कि टीजी हुआ या फिर ट्रिग, ये लिखा जाता है, टीसी नहीं, ठीक है। अब विकल्प फोर में टोटल काउंट, ये सही है, टीसी का मतलब टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, जो इन्फेक्शन होने पर यह बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया ना, इन्फेक्शन होने पर भी ये बढ़ता है, बॉडी में इन्फेक्शन होने पे ये बढ़ता है, और जैसे ही एंटीबायोटिक आप देंगे तो एक बार ये तेज़ी के साथ बढ़ेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। सामुदायिक दौरे के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण का आकलन करने के लिए प्राय किस माप का उपयोग किया जाता है? सामुदायिक दौरे के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में कुपोषण का आकलन करने के लिए प्राय किस माप का उपयोग किया जाता है? तो भैया किस माप का उपयोग किया जाता है? मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, ठीक है, जिसको आप शॉर्टकट में UMUAC भी बोल सकते हैं, UAC भी बोल सकते हैं। को ध्यान में रखना है, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, ठीक है। व्याख्या में समझेंगे। व्याख्या में बोला जा रहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का जल्दी और आसानी से पता लगाना जरूरी है। इसके लिए सबसे सरल और प्रभावी तरीका MUAC मिड अपर आर सरकमफ्रेंस है। यह बाँह के बीच के हिस्से की माप होती है। अब विकल्प को हम देखेंगे। विकल्प फर्स्ट में बोला जा रहा है कि सिर की परिध, सिर की परिधि यह दिमाग के विकास के लिए इस्तेमाल होता है, कुपोषण के लिए मुख्य नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारा विकल्प फर्स्ट गलत हुआ है। विकल्प से सेकंड में MUAC सही है। यह एक विशेष टिप से मापते हैं। 11.5 सेंटीमीटर से कम हो तो गंभीर कुपोषण में आता है, और 11.5 से लेकर 12.5 के बीच में मध्यम में आता है, यह क्षेत्र में आसानी से किया जा सकता है। वजन ऊंचाई की जरूरत नहीं, WHO और भारत सरकार भी यही सुझाती है। विकल्प थर्ड, वक्ष की परिधि, ये पुराने समय में इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता है वक्ष की परिधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विकल्प फोर्थ में बोला जा रहा है कि कटी नितंब अनुपात, यह एडल्टों में मोटापे के लिए होता है, बच्चों में नहीं, तो ध्यान में रखना है, डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछेगा। एडल्टों में मोटापे के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कटी नितंब अनुपात को, ठीक है। एनम घर दौरा करते समय MUAC टेप साथ रखती हैं, कुपोषित बच्चे को तुरंत आंगनवाड़ी या फिर NRC में भेजना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल हेल्थ केयर सेटिंग में उपयोग की गई सुइयों के निपटान का सही तरीका क्या है? तो बड़ा ऑप्शन नंबर बी, पुनः कैप लगाए बिना पंचर प्रूफ साफ कंटेनर में डालना। उपयोग की गई सुइयाँ बहुत खतरनाक होती हैं, क्योंकि इनमें HIV, हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन फैल सकते हैं। इन्हें साफ कहते हैं। सुरक्षित निपटान जरूरी है। विकल्प को अब देखेंगे। विकल्प फर्स्ट बोला कि हाथों से तोड़ना बहुत खतरनाक है, इससे हाथ में चोट लग सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है। विकल्प सेकंड बोला कि पुनः कैप लगाए बिना पंचर प्रूफ कंटेनर में डालना सही है। कैप दोबारा लगाने से भी चोट लगने का खतरा होता है, ठीक है। रीकैपिंग नहीं करते हैं, सीधे लाल या फिर नीले, यहाँ पे लाल में जो भी रहती है, यहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक है, ये व्याख्या गलत लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। सीधे लाल या नीले पंचर वाइट में रहना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। अब PDF आपके पास भेजेंगे तो अब वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने गलत बता दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा सर? यहाँ पे सफ़ेद रहेगा, वाइट, ठीक है। नुकीली शार्प वाली चीज़ें हम सफ़ेद बिन में रखते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रोगी के निदान के लिए कौन सी पृथक्करण विधि सबसे उपयुक्त है? अच्छा, इसका उत्तर हमको नहीं पता है, लेकिन हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। कैसे हल करेंगे? जैसे हमें नहीं पता है, हमने बताया कि केवल वर्ड जहाँ पे जिस ऑप्शन में दिखता है वो उत्तर बताने के लिए पर्याप्त नहीं रहता है, तो केवल हम ऐसे इसको, ये वाले ऑप्शन को ऐसे कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन गाउन के साथ सुरक्षात्मक पृथक्करण, रोगी को पृथक करें, और केवल यहाँ पे भी लिख दिया है, इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। दो ऑप्शन हमने, अब ये बिहार में पूछा गया है ऑप्शन, ठीक है, मैंने जनरेट नहीं किया है, तो दो ऑप्शन हमने कैंसिल आउट कर दिया है। अब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर थर्ड की ओर हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी और फोर्थ की ओर। तो हमने बोला कि सबसे बड़ा ऑप्शन जो है उस पर फोकस करना है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन हमारा यही है,
N95 श्वास यंत्र और ऋणात्मक दाब कक्ष का उपयोग करके वायु वाहित पृथक्करण। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला, एयरबोर्न आइसोलेशन, वो भी N95 मास्क का उपयोग करके। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तुक्का लगाने का भी तरीका होता है, जैसे तुक्का लगा रहे हैं तो भैया बुद्धि से तुक्का लगाया जाता है, ये नहीं कि ए बी ए बी ए बी ए बी जो इच्छा वो करते जाओ। देखिए, फेफड़े की टीबी खांसी से छोटी छोटी बूंदें के जरिए हवा में फैलती हैं और लंबे समय तक हवा में रह सकती हैं, इसलिए इसे एयरबोर्न इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब विकल्प देखेंगे। विकल्प फर्स्ट में बोला जा रहा है कि सर्जिकल मास्क के साथ ड्रॉपलेट। ये गलत है, क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कि इन्फ्लुएंजा के लिए होता है, टीबी के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए विकल्प फर्स्ट हमने कैंसिल आउट कर दिया। ध्यान रखना है, सर्जिकल मास्क के साथ ड्रॉपलेट ये इन्फ्लुएंजा के लिए ठीक है, इन्फ्लुएंजा है तो उसके लिए पर्याप्त है, लेकिन भैया टीबी के लिए पर्याप्त नहीं है। विकल्प सेकंड देखेंगे, स्टेराइल गाउन के साथ सुरक्षात्मक, यह रिवर्स आइसोलेशन है। ठीक है, क्या है? रिवर्स आइसोलेशन है। जब मरीज का जो इम्यून है, ठीक है, ये कम हो तो टीबी के लिए नहीं। ठीक है, जब मरीज का इम्यून कम है तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टीबी के लिए नहीं, इसलिए विकल्प सेकंड भी हमारा गलत है। विकल्प थर्ड, केवल दस्ताने या कॉन्टैक्ट आइसोलेशन है, टीबी हवा से फैलती है, संपर्क से कम। ठीक है, इसलिए हमारा विकल्प थर्ड भी गलत है। विकल्प फोर आपका सही हो जाएगा, सही है। N95 मास्क छोटे कणों को रोकता है, नेगेटिव प्रेशर रूम हवा बाहर नहीं जाती है, WHO और भारत के आर्यन TCP गाइडलाइंस में भी यही कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ये सही है। देखिए, एनम को टीबी मरीजों को अलग कमरे में रखने और N95 मास्क पहनने की सलाह देनी चाहिए, मरीज को भी मास्क पहनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि WHO के अनुसार कितने समय तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है? तो अच्छा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। केवल स्तनपान मतलब बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, कोई पानी, शहद या फिर दूसरा दूध नहीं, यह बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, विकल्प देखेंगे। विकल्प फर्स्ट में केवल पहले 6 महीने में बिल्कुल सही है, WHO और यूनिसेफ की ग्लोबल रिकमेंडेशन है। ठीक है, इससे बच्चे को इन्फेक्शन से सुरक्षा, सही पोषण और अच्छा विकास मिलता है। विकल्प सेकंड गलत है, 10 महीने गलत है, 6 महीने बाद ऊपरी आहार शुरू करना चाहिए। विकल्प थर्ड 8 महीने गलत है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। विकल्प फोर्थ 4 महीने पुरानी सलाह थी, अब नहीं, पहले पुरानी सलाह थी 4 महीने, अब नहीं है, पहले 6 महीने ज़रूरी है। ठीक है, अब 6 महीने ज़रूरी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एनम को हर माँ को बताना चाहिए कि 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान, फिर 2 साल या फिर उससे ज़्यादा तक स्तनपान जारी रखें। भारत में भी यही नीति है, इससे दस्त, निमोनिया जैसी बीमारियाँ कम होती हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 16, सब्जियों में अधिकतम पोषक तत्वों के प्रतिधारण के लिए खाना पकाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? खाना पकाने की कौन सी विधि है जो सर्वोत्तम है? ये वहाँ पे जब हम 18 तारीख को करवा रहे थे सेकंड शिफ्ट में भी ऐसे प्रश्न पूछा गया था, तो भाप में पकाना सर्वोत्तम विधि है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सब्जियों में विटामिन खासकर बी और सी, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व होते हैं, ये तत्व गर्मी, पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पकाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो इनकी क्षति को कम करे। अब विकल्प की ओर देखेंगे। एक विकल्प बोल रहा है कि अधिक तलना बहुत गलत है, बहुत गलत बात है। तलने में ज़्यादा तेल और उच्च तापमान से विटामिन नष्ट हो जाते हैं, साथ ही अतिरिक्त फैट शरीर में चला जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए विकल्प फर्स्ट को हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। विकल्प सेकंड, अधिक समय तक उबालना, लंबे समय तक उबालने से पानी में घुलनशील विटामिन जैसे कि विटामिन सी और फोलिक एसिड पानी में निकल जाते हैं। ठीक है, पानी में निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, और आपके जो खा रहे हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए ये भी गलत हो रहा है। विकल्प थर्ड बोला है कि भर्जन, ओवन या फिर ग्रिल में भूनना ठीक है, लेकिन उच्च तापमान से कुछ विटामिन कम हो जाते हैं, खासकर अगर ज़्यादा समय लगे। तो विकल्प फोर बोला है कि भाप में पकाना सबसे अच्छा तरीका है, भाप में पकाने से पानी का सीधा संपर्क नहीं होता है। ठीक है, जो फूड पका रहे हैं उसको पानी से सीधा कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए घुलनशील पोषक तत्व तो नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, पानी के माध्यम से ही देखिए विटामिन बी और सी, विटामिन और बी सी आपको अच्छे से पता है कि जल में क्या है सर, घुलनशील है। ठीक है, अब भाप में पका रहे तो सीधा कांटेक्ट नहीं हो रहा है,
वो भी मटेरियल जो भी पका रहे हो आप, वो पानी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये हमारा बी और सी नहीं, जब पानी में पाए मिलेगा इसको, ठीक है, फूड बी सी हमारे जो भी प्रोडक्ट हम पका रहे हैं, जब इसको पानी मिलेगा तभी हमारे प्रोडक्ट में बी सी विटामिन जो है तभी घुलेगा। पानी नहीं दे रहे हैं तो नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब है कि भाप में पकाएंगे तो बी सी सेफ रहेगा और हमारे बॉडी को भी लाभदायक रहेगा। एनम को परिवार को सिखाना चाहिए कि सब्जियां भाप में या फिर हल्की उबालकर कम पानी में पकाएं। इससे कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याएं कम होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतहों और उपकरण इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयुक्त रासायनिक कीटाणुनाशक का उदाहरण है। केमिकल डिसइंफेक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत अच्छे से हम आपको ये पढ़ा के रखे हुए हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड विलयन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कीटाणुनाशक डिसइंफेक्शन का मतलब सतहों या फिर, मैंने स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में बहुत अच्छे से बताया। स्टेरिलाइजेशन में क्या रहता है, जो भी सूक्ष्म जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव के साथ साथ जो सूक्ष्म जीव के स्पोर्स रहते हैं, बीजाणु रहते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। वहीं पे डिसइंफेक्शन में केवल केवल आपके कीटाणु ही मरते हैं, सूक्ष्म जीव ही मरते हैं, स्पोर्स इसमें नष्ट नहीं होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में। तो डिसइंफेक्शन का मतलब सतहों या फिर उपकरणों से हानिकारक जीवाणु, वायरस आदि को मारना। रासायनिक कीटाणुनाशक वे होते हैं जो केमिकल से काम करते हैं। अब विकल्प की ओर देखेंगे। विकल्प फर्स्ट बोला है कि यूवी प्रकाशीय भौतिक विधि है, रासायनिक नहीं। यूवी किरणें जीवाणुओं को मारती हैं। आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से बताइए कौन सा है जो कीटाणुनाशक की भौतिक विधि है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, यूवी। अब उसके बाद उबलता जल, ये भी भौतिक विधि है, गर्मी से कीटाणु मरते हैं। तो यूवी भी भौतिक विधि है, उबलता जल भी भौतिक विधि है। साबुन और जल, यह सफाई क्लीनिंग है, कीटाणुनाशक नहीं है। साबुन गंदगी हटाता है लेकिन सभी कीटाणु नहीं मारता है। विकल्प फोर्थ सोडियम हाइपोक्लोराइड सही है। ब्लीच का मुख्य घटक है, इसमें 1% घोल सतहों, फर्श, उपकरणों को पोंछने में इस्तेमाल होता है। यह मजबूत रासायनिक कीटाणु नाशक है और वायरस बैक्टीरिया मारता है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे 2 लाइन, हर एक प्रश्न में 2 लाइन हमने लिख दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़, एनम को क्लिनिक या फिर घरों में सतहों की सफाई के लिए ब्लीच घोल का इस्तेमाल सिखाना चाहिए। कोविड या फिर दस्त जैसी बीमारियों में यह बहुत उपयोगी है। तो ये 2 लाइन जो मैं हर एक प्रश्न के नीचे लिखा हूँ एनम के संदर्भ में, वो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनन्य स्तनपान की अनुशंसित अवधि कितनी होती है। वही प्रश्न है, रिपीटेड है, 6 महीने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हम ऊपर करवा चुके हैं, सेम टू सेम सब कुछ वही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में धातु के औजारें जैसे कि कैंची हुआ, चिमटी हुआ, इसको भी संक्रमित करने के लिए अनुशंसित विधि कौन सी है। ऊपर हम बता चुके हैं, ऑटोक्लेव या फिर वाष्पदाबी विसंक्रमण, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आप बताएंगे नहीं यहाँ पे, हम आप खुद पढ़ लेना ऑटोक्लेव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में समुदाय में होम विजिट की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। कौन सा है जो शामिल नहीं है। सेवार्थी के बारे में जानकारी की समीक्षा करना, विजिट से पहले की तैयारियां, टीकाकरण कैरियर में कोल्ड चेन बनाए रखना, आवश्यक आपूर्ति तथा संसाधनों का संग्रह करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में समुदाय में होम विजिट की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो भैया टीकाकरण कैरियर में कोल्ड चेन बनाए रखना, या तो हमको सब सही लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि सर ये तो सब सही है, यहाँ पे कौन सा नहीं है हमको बताना है। तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो यहाँ पे बता दें, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों सर, सी क्यों करेक्ट होगा। ये टीकाकरण की बात है। होम विजिट के दौरान टीकाकरण नहीं होता है, टीकाकरण सत्र में होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टीकाकरण कैरियर में कोल्ड चेन बनाए रखना ये गलत है, शामिल नहीं है होम विजिट में, ठीक है। होम विजिट का हिस्सा है ही नहीं, ये टीकाकरण का हिस्सा है। अब व्याख्या में क्लियर हो जाएगा, व्याख्या आप पढ़ेंगे, यहाँ पे बताया गया है। होम विजिट सामुदायिक नर्स एनम का मुख्य काम परिवार की स्वास्थ्य समस्याओं को समझना, सलाह देना, देखभाल करना। इसकी प्रक्रिया में कुछ स्टेप्स होते हैं। अब विकल्प हम देखेंगे। विकल्प फर्स्ट, सेवार्थी की जानकारी समीक्षा जरूरी है, विजिट से पहले परिवार का रिकॉर्ड देखना जरूरी है, ठीक है, ये तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विजिट से पहले तैयारी, हाँ बिल्कुल भैया, अच्छी बात है।
प्लानिंग ज़रूरी है, जैसे कि बैग को पैक करना, सामान को रखना, ठीक है। विकल्प थर्ड, टीकाकरण करियर में कोल्ड चेन। यह टीकाकरण सेशन या फिर आउटरीच के लिए ज़रूरी है, लेकिन हर होम विजिट की समान प्रक्रिया का हिस्सा यह नहीं होता है। होम विजिट मुख्य रूप से देखभाल, शिक्षा और फॉलोअप के लिए होती है। कोल्ड चेन सिर्फ वैक्सीन ले जाने पर लागू होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। आवश्यक आपूर्ति संग्रह ये भी है, जैसे कि बीपी मशीन, दवाएं, रिकॉर्ड बुक आदि, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे भी एक 2 लाइन, इस प्रश्न में भी 2 लाइन हमने लिखा है, ठीक है, एनम के महत्व के बारे में। एनम होम विजिट में परिवार से बात करती हैं, स्वास्थ्य शिक्षा देती हैं, गर्भवती महिलाओं की जांच करती हैं। कोल्ड चेन वैक्सीनेशन के विशेष विजिट में अलग से ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वर से समांतर संबंधित नहीं है। ज्वर मतलब फीवर, मैंने आपको बताया था कि बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा सर, फीवर हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा हो जाएगा। अब फीवर से क्या भूख में वृद्धि होती है, तो वैसे ही आप कैंसिल आउट कर देंगे, यही नहीं, ज्वर से संबंधित ये नहीं है। बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन ये सभी हैं, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे भूख में वृद्धि। ज्वर शरीर का तापमान बढ़ना, जो आमतौर पर इन्फेक्शन या सूजन के जवाब में होता है। हमने आपको बताया ना, ज्वर किससे होता है, बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर स्वेलिंग हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए विकल्प में बैक्टीरिया इन्फेक्शन, हाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि टाइफाइड, निमोनिया से ज्वर आता है, ठीक है। टाइफाइड मैंने आपको बताया कि ज्वर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है भैया, शरीर का तापमान ही अधिक हो जाना ज्वर कहलाता है। अब ये शरीर का तापमान अधिक कैसे हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ। टाइफाइड क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। निमोनिया क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये इन इन्फेक्शन से ज्वर हो सकता है, ज्वर आता है, ठीक है। विकल्प सेकंड में बोला जा रहा है कि भूख में वृद्धि, ये गलत है। ज्वर में भूख आमतौर पर कम हो जाती है, लॉस हो जाता है, ठीक है, भूख ही नहीं लगता है। शरीर ऊर्जा पाचन पर नहीं, संक्रमण से लड़ने पर खर्च करता है। जो हमारा शरीर रहता है ये पाचन पर ध्यान ही नहीं देता है, ये भैया जो इन्फेक्शन है उससे लड़ने पर खर्च कर देता है अपना एनर्जी। भूख बढ़ना ज्वर से संबंधित नहीं है। विकल्प थर्ड बोला है कि फंगल इन्फेक्शन, हाँ फंगल इन्फेक्शन जैसे कि कैंडिडा से भी ज्वर हो सकता है, खासकर कमज़ोर इम्यूनिटी वाले में लोगों में, ठीक है। अब वायरल तो है ही भैया, सबसे आम कारण जैसे कि फ्लू हुआ, डेंगू हुआ, कोविड से ज्वर आता है, ठीक है। अब देखिए 2 लाइन यहाँ पे भी लिखा गया है एनम से संबंधित। देखिए एनम को मरीज को बताना चाहिए कि ज्वर में भूख कम होना समान है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ना तो डॉक्टर्स ज़्यादा दिन तक ना हो, ठीक है, ज़्यादा दिन तक भैया ना हो तो डॉक्टर से मिले। ज्वर में हल्का भोजन और भोजन और पानी ज़्यादा दें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सब सेंटर में औषधि भंडारण का मूल सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा सब सेंटर में औषधि भंडारण का मूल सिद्धांत है। टेबलेट को खुले कटोरे में रखना, गलत बोल दिया। सभी औषधियों को रेफ्रिजरेटर में रखना, गलत बोल दिया। प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश में संचित करना, गलत बोल दिया। औषधि को लॉक और लेबल लगी अलमारी में रखना, यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वैसे भी बड़ा ऑप्शन है, तो हम ऐसे भी अगर तुक्का मारना चाहते हैं तो बड़ा ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है कौन सा, यही। सब सेंटर में दवाइयों का सही भंडारण जरूरी है ताकि वे खराब ना हो, गलत इस्तेमाल ना हो और सुरक्षित रहें। मूल सिद्धांत साफ सफाई और सुरक्षा का पालन करें, ठीक है। मूल सिद्धांत जो है FEFO, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, साफ सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखें। अब विकल्प हम देखेंगे, विकल्प बोल रहा है कि खुले कटोरे में रखें, गलत है। धूल, कीड़े या फिर नमी से दवाइयाँ खराब हो सकती हैं। विकल्प सेकंड सभी रेफ्रिजरेटर में, ये भी गलत है क्योंकि सिर्फ कुछ दवाएं जैसे कि वैक्सीन हुआ, इंसुलिन हुआ, ठंडी अब टीटी हुआ, ये सभी चीज़ों को ठंडी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सभी दवाइयाँ बोल दिया गया, इसलिए हमारा ये गलत हो जाता है। विकल्प थर्ड बोला है कि प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश में, बहुत गलत है। धूप से कई दवाएं कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए हमारा ये ऑप्शंस भी गलत है। अब देखिए एनम को दवाओं
का स्टॉक रजिस्टर रखना चाहिए और एक्सपायरी चेक करती रहनी चाहिए। इससे दवा की बर्बादी कम होती है और मरीज को सही दवा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क ऊष्मा पाक क्रिया विधि है। ठीक है, ड्राई हीट पाक क्रिया विधि है। तो शुष्क ऊष्मा मतलब कौन सा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग, डायरेक्ट रोस्ट कर रहे हैं। कुकिंग मेथड दो प्रकार की होती हैं, एक ड्राई हीट हो गया और एक मॉइस्ट हीट हो गया। ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। अब जो ड्राई हीट होता है ये पानी या फिर भाप का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। ठीक है, ड्राई हीट में पानी या फिर भाप का इस्तेमाल नहीं होता है। अब हम विकल्प देखेंगे। विकल्प फर्स्ट बोला है कि उबालना। अब ये क्या है, आपका मॉइस्ट हीट है, आर्द्र ऊष्मा, यानी पानी में उबाल कर पका रहे हैं। पानी आ गया तो समझ जाना कि मॉइस्ट हीट का ये प्रकार है। अब भाप में पकाना, ये भी क्या है, मॉइस्ट हीट है, आर्द्र ऊष्मा, भाप या पानी की गैस से पकाते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। विकल्प थर्ड, पौच करना, मतलब ये भी मॉइस्ट हीट का है, आर्द्र ऊष्मा, यानी कम गर्म पानी में धीरे धीरे पकाना, जैसे अंडा आप पकाते हैं ना, अंडा को उबालते हैं। उसके बाद विकल्प फोर है कि भुनना, ये आपका ड्राई हीट का प्रकार है, जैसे कि ओवन, ओवन आपने देखा होगा, ओवन या फिर खुले आंच पर बिना पानी के पकाना। तंदूरी आपने देखा होगा, भट्टी में जो तंदूरी बनाते हैं, तो वही प्रक्रिया मेथड है। ऑटोक्लेव का नाम आते ही आपको समझ जाना कि घर में कुकर है, और ओवन का नाम आते ही आपको समझ जाना है कि तंदूरी रोटी है। ठीक है, तंदूरी रोटी वाली भट्टी है। नेक्स्ट देखिए, खाद्य जनित रोग से रोकथाम के लिए खाद्य स्वच्छता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण क्या है। तो सर्वाधिक, केवल वर्ड दिख रहा है, कैंसिल आउट करना है। प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करना, भोजन को बिना ढके पकाना। ठीक है, भोजन के प्रहसन से पहले हाथ धोना, यही आपका करेक्ट है। भोजन को बिना ढके उल्टा बोल रहा है, प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करना गलत बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खाद्य जनित रोग, खाद्य जनित रोग जैसे कि दस्त, फूड पॉइजनिंग, हैजा आदि गंदे हाथों या फिर पानी या फिर भोजन से फैलते हैं। WHO के 5 किस टू सेफर फूड में सबसे महत्वपूर्ण है कि हाथ धोना। अब विकल्प की ओर जाएंगे। विकल्प फर्स्ट बोला है केवल फल सब्जियां, गलत है। सभी भोजन चाहिए लेकिन साफ सुथरे। विकल्प सेकंड, प्लास्टिक पात्र, पात्र कोई भी हो सकते हैं लेकिन साफ होने चाहिए, प्लास्टिक में भी बैक्टीरिया रह सकते हैं। बिना ढके पकाना, बिना ढके पकाना सबसे गलत है, ढक कर पकाने से धूल कीड़े नहीं पड़ते हैं। विकल्प फोर्थ, हाथ धोना सबसे महत्वपूर्ण, हाथों से बैक्टीरिया वायरस जैसे कि ई कोलाई, साल्मोनेला भोजन में जाते हैं। साबुन में 20 सेकंड तक धोना जरूरी है, खाना बनाने, परोसने और खाने से पहले। ठीक है, 20 साबुन पानी से जब बात बोली जाती है तो 40 से 60 सेकंड आप ध्यान में रखना है। ठीक है, वैसे सैनिटाइज से जब हाथ धो रहे हैं तो 20 सेकंड, साबुन पानी के साथ 40 से 60 सेकंड। अब देखिए, यहाँ पे 2 लाइन एनम के संदर्भ में बोला गया है कि एनम को गांव में शिक्षा देनी चाहिए कि हाथ धो बीमारी भगाओ, इससे दस्त जैसी बीमारियां 30 से लेकर 50% कम हो सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण का सिद्धांत है। प्रभावी शिक्षण का सिद्धांत है, जटिल भाषा का उपयोग करना, नहीं सर गलत है। सरल और आसान भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतिक्रिया की अनदेखा करना गलत है। सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। डिटेल में व्याख्या सहित बता रहे हैं इसलिए वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। तो सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना ये भी गलत है। सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या हम पढ़ेंगे। प्रभावी शिक्षण में लोग सिर्फ सुनकर नहीं करके सीखते हैं। इसके सिद्धांत हैं सरलता, भागीदारी, फीडबैक आदि। अब विकल्प की ओर देखेंगे। विकल्प फर्स्ट बोला है जटिल भाषा, गलत है। सरल स्थानीय भाषा में बताना चाहिए ताकि सब समझें। विकल्प सेकंड बोला है कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान, गलत है। व्यवहारिक, ठीक है, प्रैक्टिकल ज्ञान ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, विकल्प थर्ड बोला है कि प्रतिक्रिया अनदेखा, गलत बात है। फीडबैक से सुधार होता है। विकल्प फोर्थ, सक्रिय भागीदारी सही है, लोगों को खुद करने दें, जैसे कि डेमो, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, इससे सीख लंबे समय तक याद रहती हैं और व्यवहार बदलता है। ठीक है, अब 2 लाइन इस प्रश्न के संदर्भ में एनम को क्या करना है। एनम स्वास्थ्य शिक्षा में भागीदारी करवाती हैं, जैसे कि माताओं से खुद ORS बनवाना या फिर टीकाकरण पर चर्चा करवाना, इससे कार्यक्रम सफल होते हैं।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे 26 पूछा जा रहा है कि गर्भता के दौरान शरीर क्रियात्मक अरक्तकता मतलब एनीमिया का क्या कारण है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मा आयतन में वृद्धि के कारण हीमोडाइल्यूशन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देखिए, गर्भावस्था में शरीर क्रियात्मक आरक्तकता एक समान स्थिति है। यह असली एनीमिया नहीं होता है, ध्यान में रखना, यह असली एनीमिया नहीं होता है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक बदलाव से होता है। गर्भ में बच्चे के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने के लिए शरीर ज़्यादा प्लाज्मा, ठीक है, रक्त का तरल भाग बनाता है। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे। विकल्प फर्स्ट बोला जा रहा है कि एरिथ्रोपोइटिन में कमी, गलत है। गर्भ में एरिथ्रोपोइटिन बढ़ता है ताकि आरबीसी भी बने। विकल्प सेकंड बोल रहा है कि आरबीसी विनाश में वृद्धि, नहीं, ऐसा नहीं होता है। विकल्प थर्ड बोल रहा है कि आयरन अवशोषण कम, यह पोषण संबंधी एनीमिया का कारण हो सकता है लेकिन शरीर क्रियात्मक का नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है। विकल्प 4 आपका सही है, प्लाज्मा वृद्धि से हीमोडाइल्यूशन सही है। प्लाज्मा आयतन 40 से 50% तक बढ़ जाता है, अच्छे से पता है, प्रेगनेंसी के दौरान, जबकि आरबीसी सिर्फ 20 से 30% बढ़ते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन एचबी की सांद्रता कम हो जाती है, एचबी 11 से लेकर 12 तक समान माना जाता है, इससे हीमोडाइल्यूशन कहते हैं। यह गर्भ के दूसरे तीसरे तिमाही में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमने एक बार आपको ग्रुप में भी शॉर्ट वीडियो बना के भेजा था कि देखो मैं किस तरीके से आपको, वहाँ पे मैंने चीनी और पानी का एग्जाम्पल देके शरबत की एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था कि जैसे कि एक गिलास में आपने 2 लोगों का शरबत तैयार किया है, ठीक है, पर्याप्त शरबत है, 2 लोगों को पीने के लायक है, ठीक है, इतना मतलब मीठा है, ठीक है, मतलब 2 लोग पी सकते हैं, अभी शरबत तैयार है। लेकिन अचानक 2 रिश्तेदार और आपके घर में पहुँच आते हैं, ठीक है, अब 4 लोग हैं, अब आपके पास चीनी नहीं है, ठीक है, चीनी नहीं है, अब शरबत पीने वालों की संख्या हो गई 4, तो आप क्या करेंगे? अब आप इनको तो खाली बैठा नहीं सकते हो ना भाई, अब 2 लोग पिएंगे तो क्या 2 लोग बैठ कर देखेंगे? नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप इसमें क्या ऐड कर देते हैं? पानी। आपके घर में पानी तो है ही, लेकिन चीनी ही नहीं है, तो इसमें आपने क्या ऐड कर दिया? पानी। अब पानी ऐड कर दिया, जब पानी ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये इसकी मात्रा ज़्यादा हो गया, ठीक है, मतलब 4 लोगों को पीने के लायक हो गया कि शरबत हो गया, भैया 4 लोग अब पी सकते हैं। लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया कि इसमें जो चीनी की मिठास थी वो तो कम हो गई है, भले ही आपने पानी ऐड कर दिया लेकिन चीनी की मात्रा यहाँ पे कम ही रह जाएगी, फीकी ही रह जाएगी। वही सिद्धांत आपका यहाँ पे भी लगता है, हीमोडाइल्यूशन जो हमने आपको बताया वहाँ पे सिद्धांत यही लागू होता है कि भैया प्रेगनेंसी में जो आयतन है ये 40 से 50% तक बढ़ रहा है, लेकिन आरबीसी सिर्फ 20 से 30% तक ही बढ़ रही है, जिससे हीमोग्लोबिन एचबी की सांद्रता कम हो जाती है। और एचबी की जो समान है ये 11 से लेकर 12 होना चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं? हीमोडाइल्यूशन कहते हैं। यह गर्भ के दूसरे तीसरे तिमाही में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एनम को क्या करना चाहिए? एनम को गर्भवती महिलाओं को समझाना चाहिए कि यह समान है, लेकिन आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ जरूर लें ताकि असली एनीमिया ना हो। नियमित एचबी की जांच भी करवाएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आंगनबाड़ी केंद्र पर रखे जाने वाले विशिष्ट स्वास्थ्य कार्ड को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? एमसीपी, मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्शन कार्ड। ये भी हमने सैनी बैच में पढ़ा के रखा है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में डायरेक्ट यहाँ से हमने यही पढ़ाया था। देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत चलते हैं। यहाँ बच्चों और गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाता है। अब विकल्प की ओर देखें। विकल्प फर्स्ट बोला है कि स्वास्थ्य कार्ड सामान्य नाम लेकिन विशिष्ट नहीं। विकल्प सेकंड बोला है कि टीकाकरण कार्ड अलग होता है, स्वास्थ्य केंद्र में रखा जाता है। विकल्प थर्ड समृद्धि विकास कार्ड, विकास तो ट्रैक होता है लेकिन आधिकारिक नाम अलग है, ठीक है। विकल्प 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। एमसीपी मदर चाइल्ड प्रोडक्शन कार्ड आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र दोनों में इस्तेमाल होता है। इसमें माँ की जांच, बच्चे का वजन, ऊंचाई, टीकाकरण, पोषण स्थिति आदि सब दर्ज होता है। यह डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार का संयुक्त कार्ड है, ठीक है। अब एएनएम को क्या करना चाहिए? इसमें एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलकर एनसीपी कार्ड भरती हैं और इससे कुपोषण, एनीमिया आदि का पता चलता है और समय पर मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये पूछा जा रहा है कि टीबी रोगियों को अनुवर्ती और अभिलग्नी निगरानी, ठीक है,
के लिए निश्चय पोर्टल में किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो किस टूल का उपयोग किया जाता है, इसका करेक्ट उत्तर बताना। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? डॉट्स डिजिटल निगरानी। टीबी की बात, मतलब डॉट्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 99 डॉट्स डिजिटल निगरानी तंत्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। अब सही उत्तर 99 डॉट्स डिजिटल निगरानी तंत्र ये क्या है समझते हैं। निश्चय पोर्टल भारत सरकार का टीबी नियंत्रण कार्यक्रम एनटीपी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें मरीज की दवा लेने की नियमितता ट्रैक की जाती है। अब विकल्प की ओर हम चलेंगे। विकल्प में क्या क्या बोला गया है? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि अभिलग्नी स्कोर, ठीक है, स्कोर तो निकलता है लेकिन मुख्य टूल नहीं है। विकल्प सेकंड, डॉट स्क्वाड पुराना तरीका था, अब डिजिटल हो गया है, ठीक है, इसी को ये डॉट स्क्वाड पहले बोला जाता था लेकिन अब डिजिटल हो गया। अब विकल्प थर्ड में जो बोला जा रहा है कि 99 डॉट्स है, ये सही है। 99 डॉट्स एक डिजिटल तकनीक है जिसमें दवा के पैकेट पर छिपा नंबर होता है। समझ में आया? दवा के पैकेट पर छिपा नंबर होता है। मरीज दवा लेते समय फ्री मिस कॉल करता है जिससे पोर्टल पर रिकॉर्ड हो जाता है दवा ली गई। इसमें अनुवर्ती और निगरानी आसान होती है, ठीक है, जिससे भैया मेडिकेशन इवेंट रिमाइंडर मॉनिटर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब एनएम को क्या करना चाहिए? एनएम को टीबी मरीजों को 99 डॉट्स के बारे में समझाना चाहिए। इससे इलाज पूरा होने की दर बढ़ती है और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न 29 पूछा जा रहा है कि स्पम और ओवम के संयोजन को क्या कहते हैं सर? स्पम और ओवम के संयोजन को फर्टिलाइजेशन निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी व्याख्या भी करने की ज़रूरत है क्या? आई थिंक नहीं करना पड़ेगा, लेकिन चलिए कर ही देते हैं। निषेचन सही है। जब स्पर्म और ओवम में प्रवेश करके दोनों को न्यूक्लियस मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। इससे जाइगोट बनता है जो गर्भ का पहला चरण है। जाइगोट बनना गर्भ का पहला चरण है। विकल्प सेकंड बोल रहा है कि आर्तव मासिक धर्म जब गर्भ नहीं ठहरता है तो यूट्रस की लाइनिंग निकलती है, ठीक है। विकल्प थर्ड बोल रहा है कि अंडोत्सर्ग अंडाशय से अंडे निकलना, ठीक है, ओव्यूलेशन आप जिसको बोलते हैं। विकल्प फोर बोल रहा है कि रोपड़ है, मतलब इम्प्लांट, निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार में चिपकना, इम्प्लांट हो जाना, ठीक है। निषेचन 6 से 10 दिन बाद होता है, ठीक है, निषेचन 6 से 10 दिन बाद होता है इम्प्लांट, ठीक है। अब देखिए एनएम को क्या करना चाहिए? एनएम को परिवार नियोजन कक्षा में यह समझाना चाहिए कि निषेचन से बचने के लिए गर्भनिरोधक जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि जन्म पंजीकरण में एनएम की भूमिका क्या है? जन्म पंजीकरण में एनएम की भूमिका क्या है? तो सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही हमारा करेक्ट। मैंने आपको बोला ना एनएम की भूमिका, एनएम का महत्व जो पूछेगा तो सबसे बड़े ऑप्शन की ओर जाना। देखिए यहाँ पे पूछा है ना एनएम की भूमिका क्या है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? यही है, करेक्ट उत्तर हो गया। एनएम की भूमिका, एनएम का क्या महत्व है, एनएम को क्या समझाना चाहिए, एनएम को क्या शिक्षा देना चाहिए, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा तो सबसे बड़ा ऑप्शन आपका ही करेक्ट उत्तर माना जाता है, ठीक है। तो सीधा निगाह आपको सबसे बड़े ऑप्शन की ओर जाना है, एक बार पढ़ना है, समझना है, फिर उसको जैसे कि नहीं उत्तर पता है तो आप बड़े ऑप्शंस को रिस्क ले सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना है प्रश्न भी उस मेथड से होना चाहिए। जैसे कि एनएम की भूमिका, एनएम का उत्तरदायित्व, एनएम का महत्व, एनएम को क्या सलाह देनी चाहिए, एनएम को क्या शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे करके प्रश्न में जब पूछता है तो जो सही उत्तर रहता है उसको बड़ा किया जाता है। यहाँ पे देखिए जन्म पंजीकरण भारत में कानूनी ज़रूरत है। आरबीडी एक्ट 1969 के तहत 21 दिन में कराना चाहिए। इससे बच्चों को नागरिकता, शिक्षा, टीकाकरण आदि के अधिकार मिलते हैं। एनएम की भूमिका समुदाय में जागरूकता फैलाना। अब विकल्प की ओर देखेंगे। विकल्प फर्स्ट बोला है केवल डिलीवरी, मुख्य काम तो है लेकिन पंजीकरण से संबंधित नहीं है। विकल्प सेकंड बोला है शिक्षित करना, सही है। एनएम ये क्या हो गया भाई, घर या फिर समुदाय या फिर क्लिनिक में माता पिता को बताती हैं कि जन्म प्रमाण पत्र क्यों ज़रूरी है, कहाँ कराएं, पंचायत फिर म्यूनिसिपल ऑफिस या फिर क्या दस्तावेज लगते हैं वह फॉर्म भरने में मदद करती हैं, ठीक है। विकल्प थर्ड बोला कि प्रमाण पत्र जारी करना, ये नहीं है, यह
रजिस्ट्रार करता है ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम वाले लोग करते हैं। ठीक है, एनम का काम ये नहीं है। एनम सिर्फ रिपोर्ट करती हैं। विकल्प 4 बोल रहा है कि शिशु कल्याण निगरानी, यह भी करती है, लेकिन जन पंजीकरण की भूमिका नहीं है। ठीक है, अब देखिए एनम का यहाँ पे क्या करेंगी। एनम जन्म की सूचना तुरंत देती हैं ताकि पंजीकरण आसान हो। इससे आधार कार्ड, स्कूल एडमिशन आदि में दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, यहाँ से फिर वही 26 नंबर प्रश्न आ गया। ओहो, 26 यहाँ से फिर हो गया भाई। 30 तक हमने कर लिया है ना। तीस तक हमने कर लिया है, अब हम करेंगे 36। अच्छा, मिस हो गया भाई। 30 के बाद पाँच प्रश्न यहाँ से मिस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 35, 30 से लेकर 35 तक मिस हैं, डायरेक्ट 36 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देंगे। देखिए 36, प्रश्न नंबर 36 देखिए, प्रारंभिक सप्ताहों में गर्भावस्था की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस नैदानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। ठीक है, गर्भावस्था की शुरुआती पुष्टि 5 से 7 सप्ताह में बहुत ज़रूरी है ताकि सही देखभाल शुरू हो सके। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी या फिर ब्लड एचसीजी से संदेह होता है, लेकिन पुष्टि इमेजिंग से होती है। अब विकल्प देखेंगे। एमआरआई बहुत महंगा है और शुरुआती गर्भ में ज़रूरी नहीं है। रेडिएशन नहीं होता है, लेकिन रूटीन नहीं। ठीक है, विकल्प सेकंड बोला है कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड सही है। शुरुआती सप्ताहों में 5 से 8 सप्ताह में वजाइनल मार्ग से अल्ट्रासाउंड सबसे सटीक है। इससे गर्भाशय में गर्भ संच, योग सैक और भ्रूण की हार्टबीट जल्दी देखी जाती है। पेट से अल्ट्रासाउंड बाद में 7 से 8 सप्ताह बाद बेहतर होता है। WHO और भारत की गाइडलाइन भी यही कहती है। अब देखिए विकल्प थर्ड में लेप्रोस्कोपी बोला गया है, तो ये सर्जरी है, गर्भ की पुष्टि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए विकल्प थर्ड भी गलत होगा। पेल्विक एक्सरे ये भी गलत है। एक्सरे से रेडिएशन होता है जो गर्भ से बच्चे को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, नुकसान पहुंच सकता है, कभी नहीं करते हैं इसको। ठीक है, ये भी गलत है हमारा। तो अब इसमें एनम को क्या करना चाहिए। एनम को संदिग्ध गर्भवती महिलाओं को जल्दी अल्ट्रासाउंड के लिए रेफ़र करना चाहिए। इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मिस कैरेज का भी पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसव के तीसरे चरण के दौरान देखभाल का प्राथमिक केंद्र क्या है। तो तीसरे चरण में क्या होता है, प्लेसेंटा की निगरानी। ठीक है, प्लेसेंटा और झिल्लियों की डिलीवरी का मैनेजमेंट तथा प्रसवोत्तर रक्तस्राव की रोकथाम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रसव के 3 चरण होते हैं, कुल मिलाकर 4 चरण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 चरण समझना जरूरी है। तो ग्रीवा खुलना, दूसरा पहले चरण में ग्रीवा सर्विस का खुलना, दूसरा बच्चे का जन्म, तीसरा अपरा प्लेसेंटा निकलना। तीसरा चरण सबसे खतरनाक हो सकता है क्योंकि प्रसवोत्तर रक्तस्राव PPS का खतरा ज़्यादा होता है। विकल्प फर्स्ट में बोला जा रहा है कि फीटल रेट फीटल ब्रूड दर। ठीक है, बच्चा तो दूसरे चरण में निकल चुका होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। अत्यधिक दर्द, ये भी दर्द पहले दूसरे चरण में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी गलत है। अपरा में विलम्ब यह एक समस्या है लेकिन प्राथमिक केंद्र नहीं है। विकल्प फोर्थ अपरा डिलीवरी और PPS मैनेजमेंट सही है। तीसरे चरण का मुख्य उद्देश्य अपरा और झिल्लियाँ पूरी निकालना और गर्भाशय सिकुड़न से रक्तस्राव रोकना। ठीक है, अब देखिए एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, नियंत्रित कॉर्ड ट्रैक्शन और गर्भाशय मालिश की जाती है। इससे PPS 60% कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एनम को क्या करना चाहिए। एनम को हर डिलीवरी में AMTSL कराना चाहिए। AMTSL का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्गट अल्कलाइड है जिसका उपयोग प्रसव से पहले और बाद में गर्भाशय, यूट्राइन एटोनी और रक्तस्राव को रोकने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर। जहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इनमें से कौन सी दवा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मेथर्गिन, यही आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपको देखना है नहीं है। ठीक है, देखिए यूट्राइन एटोनी
यूट्राइन एटोनी या फिर पीपीएच का सबसे आम कारण है। इसके लिए दवाएं जो गर्भाशय को क्या करती हैं, सिकोड़ती हैं, इस्तेमाल होती हैं। अर्गट अल्कलॉइड एक प्रकार की दवा है। अब विकल्प की ओर देखेंगे। ये जो टेनेक्टिव प्लस है ये क्या करता है, ये थ्रोम्बोलाइटिक दवा है, ये दिल के दौरे में इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब मेथर्गिन ये सही है। मेथर्गिन भैया क्या करता है, ये अर्गट अल्कलाइड है, ये गर्भाशय को मजबूती से सिकोड़ता है, इसलिए पीपीएच की रोकथाम और इलाज में भी इस्तेमाल होता है। आमतौर पर इंजेक्शन या फिर टेबलेट फॉर्म में ये उपलब्ध है। प्रोलैक्टिन ये भैया दूध बनाता है और गर्भाशय को सिकुड़न से संबंधित नहीं है। अब आपका अल्टीप्लेस ये भी एक प्रकार का थ्रोम्बोलाइटिक स्ट्रोक में इस्तेमाल होने वाली दवा है। अब यहाँ पे आपका एनम एनम को क्या करना चाहिए, एनम को ऑक्सीटोसिन के बाद मेथर्गिन इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन हाई बीपी वाली महिलाओं में सावधानी बरतें क्योंकि बीपी बढ़ा सकती है, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट की प्रभाविता का सर्वोत्तम संकेत है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए होम विजिट एएनएम का मुख्य काम है। होम विजिट एएनएम का मुख्य काम है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुधारना और परिवार को सशक्त बनाना, ना कि सिर्फ संख्या पूरी करना। अब विकल्प की ओर देखेंगे। विकल्प फर्स्ट बोला है कि व्यवहार परिवर्तन और संतुष्टि सही है, सबसे अच्छा संकेतक है कि परिवार ने सलाह मानी या फिर नहीं। जैसे कि स्तनपान की जो आपने सलाह दिया था, स्तनपान शुरू किया या नहीं किया। टीका जो आपने बोला था, टीका लगवाया या फिर नहीं लगवाया। स्वच्छता जो आपने बताया था, वो स्वच्छता अपनाई या फिर नहीं। क्लाइंट जो है खुश है तो विजिट सफल है। अगर क्लाइंट खुश है कि हाँ आपकी सारी बातें मान ली, तो भैया जो सफल था आपका, ये जो विजिट था वो सफल माना जाता है। विकल्प सेकंड बोला कि घरों की संख्या, मात्रा, ये मात्रा है, गुणवत्ता नहीं। ज़्यादा विजिट करके कम समय देने से फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अब कोई फॉलो ही नहीं करेगा तो क्या ही मतलब है। विकल्प थर्ड बोल रहा है कि हैंड आउट्स उपयोग एक तरीका है लेकिन परिणाम नहीं है। अब फोर्थ बोल रहा है कि रिपोर्ट समय पर, प्रशासनिक काम प्रभाविकता का संकेतक नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे एएनएम को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न के अंतर्गत एएनएम के लिए एएनएम को विजिट में परिवार से बात करके व्यवहार बदलने पर फोकस करना चाहिए। इससे मात्र शिशु मृत्यु दर कम होती है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। ज्वर को प्राय कैसे मापा जाता है। तो भैया शरीर के तापमान को माप कर ही मापेंगे, और क्या। यहाँ पे देखिए ज्वर का मतलब शरीर का तापमान सामान्य से ज़्यादा होना, सामान्यतः 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे मापना ही ज्वर की पुष्टि है। अब विकल्प की ओर देखेंगे। विकल्प फर्स्ट बोला है कि सुसंदर, ज्वर में सांस तेज हो सकती है लेकिन माप नहीं। विकल्प सेकंड बोला है रोगी से पूछकर, रोगी को लग सकता है लेकिन सटीक नहीं। विकल्प थर्ड बोला है कि तापमान माप का सही है, अर्थ थर्मामीटर से मुंह बगल या फिर रेक्टल या फिर कान से भी माप सकते हैं। तो डिजिटल थर्मामीटर सबसे आम 100.4 फ़ारेनहाइट या फिर 38 सेंटीग्रेड से ऊपर ज्वर माना जाता है। ठीक है। देखिए विकल्प 4 में बोला है कि हृदय गति, ज्वर में पल्स तेज होती है लेकिन ज्वर का माप नहीं है। अब हृदय गति से आप ये नहीं बता सकते हो कि फीवर है कि नहीं है। हृदय गति और भी कारणों से तेज हो सकता है। अगर आपको हम सडनली बहुत ही डरा दें तब भी आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है और आपने पेपर दिया है, ठीक है, तो आपका तब भी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आपको फीवर हो गया है। एएनएम को क्या करना चाहिए, एएनएम को हर विजिट में तापमान मापना चाहिए, खासकर बच्चों में। ज्वर में पैरासीटामॉल दें और कारण का पता करें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि ओपीवी का शून्य डोज आदर्श रूप से कब दिया जाना चाहिए। तो जन्म के समय या फिर जन्म के 15 दिनों के भीतर। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन पोलियो से बचाव का ओरल टीका है। भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ओपीवी का शून्य डोज विशेष है। अब विकल्प की ओर चलेंगे। जन्म के समय 15 दिनों के भीतर सही है। ओपीवी 0 जन्म के तुरंत बाद या फिर अधिकतम 15 दिनों के अंदर दिया जाता है। यह बच्चों को जल्दी सुरक्षा देता है, खासकर पोलियो वाले क्षेत्रों में। इसके बाद ओपीवी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 6, 10, 14 सप्ताह और बूस्टर डोज आते हैं। विकल्प 2, 3, 4, 12, 18, 9 माह ये अन्य टीकों के उम्र हैं, ओपीवी के नहीं है। ठीक है।
अब एएनएम को यहाँ पे क्या करना चाहिए, एएनएम को हर डिलीवरी के बाद ओपीवी का 0 डोज जरूर देना चाहिए। भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन हमको अलर्ट जरूरी है, सावधानियाँ जरूरी है, सतर्कता जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायित्व है? अच्छा प्रश्न है, कौन सा हार्मोन है, ठीक है, जो ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायित्व है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे LH करेक्ट हो जाएगा। हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करेक्ट है, ठीक है। मासिक चक्र